महाराष्ट्र में हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी में खलबली मच गई है। उद्धव ठाकरे और उनके खास संजय राउत के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। संजय राउत समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें। संजय राउत जो हार के बाद बीजेपी को बदनाम करने की चालें चल रहे थे, उन्हें कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। संजय राउत को कोर्ट ने कहीं का नहीं छोड़ा है, जिसके बाद अब उद्धव गुट बैकफुट पर है। तो वहीं अब विपक्षी एनडीए गठबंधन में भी फूट पड़ने लगी है। संजय राउत समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब अपनी पार्टी को कैसे बचाएं। संजय राउत को लगातार झटका लग रहा है। संजय राउत अब एक्सपोज हो गए हैं। वहीं हार के बाद उद्धव गुट के नेता अभी से ही आर पार के मूड में आ गए हैं। ऐसे में अब कितने नेता उद्धव गुट के साथ रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। यही वजह है कि संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कैसे दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल घिर गए हैं और दिल्ली के लोगों ने उनके साथ क्या किया है जो अरविंद केजरीवाल भड़क गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बुरी तरह से जनता द्वारा नकार दिए जाने के बाद से ही उद्धव सेना सदमे में है। उद्धव ठाकरे के नेता जो ये दावा कर रहे थे कि वो अगले 25 सालों तक सत्ता में रहेंगे, लेकिन अब वो परेशान है। लगता है कि उद्धव ठाकरे अब समझ गए हैं कि कांग्रेस के साथ जाकर उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के साथ जो धोखा किया था 2019 के विधानसभा चुनाव में, उसकी सजा जनता ने दे दी है। उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि वो जो फैसला लेंगे उनका साथ लोग देंगे, लेकिन जनता ने उन्हें बता दिया कि जनता वोट बैंक नहीं है। अगर आप अपने विचारधारा से अलग होंगे तो नतीजे ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन दर्शकों, महाराष्ट्र में जो भानुमति का कुनवा जुड़ा है वो अब धीरे धीरे टूट रहा है। महाविकास अघाड़ी का नाम से महाराष्ट्र में एक कुनवा बना था जो देखते ही देखते बिखर गया, जिसकी वजह से अब अटकलें लग रही है कि जो लोग कहते थे कि हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, अब उनके नेता कह रहे हैं कि अकेले ही चुनाव लड़ा जाए तो बेहतर है, क्योंकि साथ रहने का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। दर्शकों, महायुति की सरकार इसलिए बनी क्योंकि वो एकजुट रहे और उन्होंने किसी तरह का वैचारिक समझौता नहीं किया। लेकिन महाविकास अघाड़ी में तो सब सत्ता लोभ के लिए एकजुट हुए थे, जिसके बाद चुनाव हारते ही उनके मंसूबों पर पानी फिर गया और अब वो लोग कह रहे हैं कि अलग हो जाना ही ठीक है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन महाविकास अघाड़ी को करारी हार मिली है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार को शिकस्त देकर फिर से महायुति की सत्ता में वापसी हो रही है। अब विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टियों के भविष्य में अकेले चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। चुनाव में हार के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या महाविकास अघाड़ी टूट जाएगा। शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे के बयान की काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं के एक वर्ग का मानना है कि पार्टी को भविष्य में अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। उनके बयान के बाद सहयोगी कांग्रेस पार्टी की भी नींद उड़ गई है। कांग्रेस के एक नेता ने भी कहा है कि शिवसेना यूबीटी की तरह उनके पार्टी के भी कार्यकर्ता अब अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के नेता दानवे ने कहा है कि ये विचारधारा पिछले 3 दिनों में सेना यूबीटी के उम्मीदवारों की ओर से व्यक्त किए गए हैं, जिन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ा। पार्टी के एक वर्ग के बीच स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की भावना है। ये बात मायने नहीं रखती कि शिवसेना यूबीटी को सत्ता मिलेगी या नहीं। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दानवे के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि सेना यूबीटी नेताओं की तरह कांग्रेस के लोग भी अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पार्टी का निर्णय नहीं हो सकता। हम अपनी हार के परिणाम और कारणों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में हैं। दर्शकों, लाख कोशिशों के बाद भी विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का दांव नहीं चला और उनकी रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई और हार के बाद वो कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं तो कभी गठबंधन से अलग होने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हारने के बाद शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत भी लोगों के बीच भ्रम फैलाने में लगे हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है उसके बाद विपक्ष के नेताओं की पोल पट्टी खुल गई है। हार के बाद जो संजय राउत अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे वो अब बैकफुट पर आ गए हैं। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से विपक्ष की सारी होशियारी खत्म कर दी है। जब से महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आए हैं तब से विपक्ष को मानो किसी कीड़े ने काट लिया है और वो लगातार छटपटा रहा है कि हाय राम, आखिर कैसे हम महाराष्ट्र हार गए।
उनको लग रहा था कि उन्होंने कोई अश्वमेध का घोड़ा खरीद लिया है जो सारे रन जिताता चला जाएगा, लेकिन उन्हें ये कहां पता था कि सामने पीएम मोदी खड़े हैं जो विपक्ष के सारे रथों को रोक देंगे। दर्शकों, पीएम मोदी की नीतियों ने विपक्ष को पूरी तरह से धराशायी करके रख दिया है। विपक्ष मुंह ताकता रह गया और बीजेपी विपक्ष के साथ खेल कर गई। तो अब विपक्ष के रणबांकुरे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहां से भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल हार के बाद विपक्ष के लोग चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देश में चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब वो नहीं जीते तो मतलब ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है, और जब चुनाव जीत गए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम इसे कैसे देख सकते हैं? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ये वो जगह नहीं है जहां आप इस सब पर बहस कर सकते हैं। वहीं याचिकाकर्ता ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे प्रमुख नेताओं ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ के बारे में चिंता जताई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी की कि जब चंद्रबाबू नायडू या रेड्डी हार गए तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी, और जब वो जीते तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम इसे कैसे देख सकते हैं? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ये वो जगह नहीं है जहां इन सब पर बहस कर सकते हैं। वहीं याचिकाकर्ता के पाल ने एलन मस्क की टिप्पणी का उदाहरण दिया, जिन्होंने सुझाव दिया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि एलन मस्क ने 150 से अधिक देशों का दौरा किया है और अधिकांश विदेशी देशों ने बैलेट पेपर वोटिंग को अपनाया है, और तर्क दिया कि भारत को भी यही तरीका अपनाना चाहिए। वहीं मस्क का उदाहरण सुनने के बाद बेंच ने पूछा कि आप बाकी दुनिया से अलग क्यों नहीं होना चाहते। याचिकाकर्ता ने चुनाव प्रचार के दौरान पैसे और शराब इस्तेमाल को रोकने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करने का भी आग्रह किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस तरह की प्रथाएं कानून के तहत प्रतिबंध और दंडनीय है। इसके अतिरिक्त याचिका में सूचित निर्णय लेने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक मतदाता शिक्षा अभियान के लिए निर्देश देने की मांग की। गौरतलब है कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई थी, जिसमें वो हार गए थे। दर्शकों, समझने की बात यह है कि देश का विपक्ष का हाल ऐसा है कि उनके हक में परिणाम आए तो सब बढ़िया, नहीं तो सब बेकार ही बेकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। हार देख अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं और जनता के बीच जाकर प्रपंच कर रहे हैं, लेकिन इस बार जमीन पर आप नेताओं का जमकर विरोध हो रहा है। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। क्यों 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी दिल्ली के लोग आज प्रदूषण से परेशान हैं? क्यों दिल्ली के लोग गर्मी में पानी के लिए तरसते हैं? क्यों दिल्ली में गंदगी फैली हुई है? इन सब सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए जनता के बीच जरूर पहुंच जा रहे हैं। लेकिन जनता की नाराजगी के बाद उन्हें उल्टे पांव भागना भी पड़ जा रहा है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल पर लोग चप्पल फेंक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि वो दिल्ली की हर महिला के सुरक्षा का ख्याल रखेंगे, लेकिन ऐसा हो न पाया। ना ही अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए गार्ड मुहैया हो पाए और ना ही दिल्ली की महिलाओं को वो सुरक्षा दे पाए। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि वो दिल्ली की महिलाओं के भविष्य को संवारने और सुधारने आए हैं, लेकिन ना दिल्ली की महिलाओं का भविष्य सुधरा और ना ही उन्हें बेहतर सुविधाएं मिली। और जहां कहीं भी दिल्ली की महिलाओं के साथ कुछ होता है तो वो राजनीति करने पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से लोग भड़क जाते हैं। दरअसल दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। बुधवार को अरविंद केजरीवाल नांगलोई में रंगदारी के लिए हुई फायरिंग के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर चप्पल फेंकी। दिल्ली सरकार में मंत्री रघुवेंद्र शौकीन ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल के काफिले को घेरा है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित व्यापारी के बेटे से घटना की जानकारी लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं पीड़ित परिवार से मिलने आया था, लेकिन बीजेपी ने अपने हजारों कार्यकर्ता भेजकर मुझे रोकने की कोशिश की, मेरी कार को रोकने की कोशिश की। दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का दावा करते हुए उन्होंने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को रोकने से क्या होगा, क्राइम को रोको।
उन्होंने कहा कि पहले मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, अब आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूं। जनता की समस्याओं को उठाना मेरा धर्म है, इस नाते मैं इनसे मिलने आया था। मैं देख रहा हूं कि बीजेपी ने हजारों कार्यकर्ता यहां पर भेज दिए, मुझे रास्ते में रोक लिया गया, रोशनलाल से मुझे मिलने तक नहीं दिया गया, उनके बेटे को यहां आना पड़ा। दिल्ली की कानून व्यवस्था गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आती है। उन्होंने दिल्ली का ये हाल कर दिया कि दिल्ली गैंगस्टर की कैपिटल बन चुकी है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल नागलोई पहुंचे तो वहां लोग प्रोटेस्ट करते दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसी प्रोटेस्ट में नॉर्थ वेस्ट से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया भी शामिल थे। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए चंदौलिया ने कहा कि तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल के अधीन आती है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल ही उन माफियाओं को फोन मुहैया करवा रहे हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर लिखा है कि नागलोई में हुई घटना पर 2 माह बाद राजनीति चिंता दिखाने पहुंचे अरविंद केजरीवाल को नागलोई किरारी मुंडका की जनता के साथ सांसद श्री योगेंद्र चंदौलिया एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। प्रदर्शनकारी चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल अपना राजनीतिक प्रपंच करे तो करे, पर नागलोई किरारी एवं मुंडका की बदहाली पर जवाब दें। तो देखा आपने कैसे अब अरविंद केजरीवाल अपने ही बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं। दिल्ली में जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि आप बहाना नहीं बना सकते हैं। दिल्ली को कमजोर मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो हर बात का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दे और बहाने बनाए, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल वही कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हार के बाद उद्धव ठाकरे गुट के नेता काफी परेशान है। उद्धव गुट के नेताओं को मालूम है कि उनका खेल अब खत्म हो गया है और उनके लिए अब महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से उठ खड़ा हो पाना काफी मुश्किल है। अब तो उनके लिए कोर्ट से भी बुरी खबर आ रही है, जिसके बाद वो चौतरफा घिर गए हैं। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत अब काफी परेशान है। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद संजय राउत तो और ज्यादा परेशान हो गए हैं। संजय राउत भ्रम फैला रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए राउत को कहीं का नहीं छोड़ा है। दर्शकों, देश के लोगों को पता है कि किसके पास नीति है और किसके पास काम करने की नीयत है, लेकिन विपक्ष जो सत्ता लोभ में किसी भी तरह से समझौता करने को तैयार रहता है, उसे जब हार मिलती है तो देश की चुनावी प्रक्रिया पर ही ठीकरा फोड़ता है। विपक्ष जो भानुमति का कुनवा जोड़ता है, जनता उसे पूरी तरह से नकार देती है तो विपक्ष बिलबिलाने लगता है और फिर उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, तो चुनाव आयोग और ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ देते हैं। जिस चुनावी प्रक्रिया के फैन एलन मस्क है, उसे भारत का विपक्ष नकार रहा है, क्योंकि भारत का विपक्ष जानता है कि जनता को पता चल गया है कि ना इनके पास नीति है और ना ही नीयत है। इसलिए तो देश और राज्यों की जनता विपक्ष को ठुकरा दे रही है। हालिया उदाहरण महाराष्ट्र का है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव की हार विपक्ष पचा नहीं पा रहा है, इसलिए अनर्गल आलाप कर रहा है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में मिली करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ताजा बयान उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का है। संजय राउत ने ईवीएम को फ्रॉड बताया है। उन्होंने कहा है कि हम पिछले 10 साल से इस पर सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि इस देश में ईवीएम एक धोखा है और अगर ईवीएम नहीं होगी तो बीजेपी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा में नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। बैलेट पेपर पर चुनाव कीजिए और इसके जो नतीजे आएंगे हम उसे मानेंगे। संजय राउत ने यह भी कहा कि जिस संसद में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने से नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है, वहां हमें क्या न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय नहीं दे रहा है तो संसद हमें क्या न्याय देगी। वहीं उद्धव गुट की सांसद और प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ईवीएम के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। प्रियंका ने कहा है कि हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में तो बकायदा अखबार बता रहे हैं कि 288 में से 95 विधानसभा सीटों जो वोट पोल हुए हैं और जो वोट काउंट हुए हैं उसमें अंतर है। करीब ऐसे 76 सीट हैं जो बता रहे हैं कि जो वोट पोल हुए उससे कम गिनती की गई है और 19 ऐसे हैं जो वोट किए गए उससे ज्यादा गिनती की गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या ईवीएम को एक मीडियम बनाया जा रहा है, और ये सवाल हर तरह से उठ रहे हैं। वोटर के तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी से भी आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन आउटकम को प्रभावित किया जा रहा है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये व्यापक चर्चा का विषय है। वहीं अभी हाल ही में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर सवाल उठाने वाले को झटका दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जब आप चुनाव हारते हैं तभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो चुपचाप परिणाम स्वीकार कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद संजय राउत ईवीएम को लेकर और ज्यादा तिलमिला गए हैं। संजय राउत को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी पोल खुल गई है। ऐसे में अब वो और ज्यादा हताश और परेशान लग रहे हैं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि आखिर जो लोग नेता विपक्ष की कुर्सी तक नहीं बचा पाए, वो देश के लोकतंत्र को और कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।